बेसिक्स ऑफ आईटी। तो इट विल कंसिस्ट टू सेट में क्वेश्चन रहेगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नाउ ये 20 ऑब्जेक्टिव, ये सेट ए और सेट बी दोनों सेट में सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ये जो है 1 मार्क का होगा, ये जो है आपका 2 मार्क ईच, ये 1 मार्क ईच, और ये 5 मार्क्स ईच। इसमें क्या है कि आपको 8 ऑप्शंस रहेगा, 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। सर जो आईटी वर्ड्स का जो आप पीडीएफ दिए थे सर, उससे भी आएगा क्या सर? नहीं, उससे अभी तक जितना हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें ही बहुत सारा टॉपिक है, ये अलग से नहीं जो आएगा। सर उसमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर जो है, शॉर्ट टाइप्स आंसर। हाँ, तो कुछ कुछ चीज उसमें से आ सकता है। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई आई डिस्कस टुडे, लाइक, एक मिनट म्यूट करिए। जो 3 सेक्शन में हम आईटी वर्ड्स को शेयर किए थे, एक मिनट, इको हो रहा है, कोई लगता है मोबाइल। तो 3 सेक्शन में, 3 पार्ट में, पूरे अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो भी आईटी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसको हम लोग शेयर किए थे। तो फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 8 पेजेस, तो 8 पेजेस है। तो उसमें एटलीस्ट आई थिंक दैट कि ए से लेकर इसमें जी तक का, शायद जी तक, हाँ, ए टू जी तक जो आपका अल्फाबेट है उससे रिलेटेड जो भी वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज होता है आईटी में, दैट विल that is available in that particular PDF. Now today we just discuss some of the that particular section. जो टॉपिक जितना डिस्कस किए हैं वो टॉपिक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि ये सारे टॉपिक आपको देख लेना है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है। इसमें भी बहुत सारा ऐसा, जैसे एल्गोरिथम हम लोग यूज कर चुके हैं, फ्लो चार्ट इसमें मिलेगा वो हम लोग यूज कर चुके हैं, टेस्टिंग ये सब यूज कर चुके हैं। कुछ कुछ वर्ड इसमें आप जो देखेंगे वो ऑलरेडी हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर चुके हैं। ठीक है ना? ईमेल, ठीक है ना? ईमेल, ई कॉमर्स। तो ईमेल, जैसे कॉमर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन किया गया, तो किसी तरह का कम्युनिकेशन को भी ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन था, अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया। ऑफलाइन था लाइक पोस्ट कार्ड, इनवेलप, ये सब जो आप ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते थे, आज भी यूज कर रहे हैं। आज भी ऑफलाइन कॉमर्स यूज हो रहा है। आज भी आप मार्केट जाते हैं, फिजिकली प्रोडक्ट को देखते हैं और परचेज करते हैं पेमेंट करने के बाद। लेकिन आपके पास अब एक एड ऑन अल्टरनेटिव है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो यू हैव एन अनदर ऑप्शन टू परफॉर्म ई कॉमर्स ऑपरेशन, कॉमर्स ऑपरेशन ऑन ऑनलाइन मोड। So similarly, we have email as an alternative. It is an alternative of traditional communication. तो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के जगह आप टेलीग्राम और पोस्ट कार्ड और एनवेलप में जो लेटर भेजेंगे, उससे कम समय में आप किसी को ईमेल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ऑल्सो वन ऑफ द कम्युनिकेशन media through which we can fast communicate with anyone and fast communicate with number of person. अभी आज के डेट में अगर इनविटेशन किसी को भेजना है आपको, तो एक ईमेल में आप नंबर ऑफ सीसी लगा सकते हैं,
अगर उसमें भी आपको कुछ को चाहते हैं कि आप एक दूसरे से अलग करके रखें, तो सबको बीसीसी में डाल दीजिए, ब्लैक कार्बन कॉपी। जब ईमेल आप यूज करते हैं तो उसमें देखते होंगे एक टू रहता है, एक सीसी रहता है, एक बीसीसी रहता है। तो टू तो आपको समझ में आता है जिसको भेजना है, एक से अधिक पर्सन को भेजना है तो सबका कॉमा से सेपरेट करके सबका मेल आईडी डाल देंगे। अगर उस मेल को किसी को कार्बन कॉपी यानी सीसी लगाना है, जैसे आप एप्लीकेशन में सीसी लगाते हैं कि ये एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ आप भेजना चाह रहे हैं या कहाँ कहाँ इसका सीसी लगाए हैं, तो कार्बन कॉपी आप जो है सीसी में उस ईमेल आईडी को देते हैं कि ताकि उसका थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ जाए। तो हायर अथॉरिटी को आप लगा देते हैं सीसी कि इनको भी मैंने भेजा है, ताकि उस पर एक्शन फास्ट हो। अगर आप चाहते हैं कि जो सीसी में जिसको भेजे हैं ये डिस्क्लोज नहीं हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है बीसीसी, यानी कि आप जिसको मेल भेज रहे हैं उसको ये पता नहीं चले कि और किसको किसको आपने मेल भेजा है। तो आप बीसीसी में भेजेंगे, तो बीसीसी में वो मेल आईडी टाइप करेंगे तो वो सबको शेयर्ड होगा, लेकिन इंडिविजुअल शेयर्ड होगा, न कि आपका पब्लिकली शेयर्ड होगा। जैसे अगर टू में या सीसी में लगाएंगे तो सबको ही देखेगा उसको कि इतने लोगों को सीसी लगाया है, इतने लोगों को टू करके भेजा है। लेकिन अगर बीसीसी में आप लिख देंगे उनका ईमेल आईडी, तो आपको वो शेयर्ड मोड में नहीं होगा, वो केवल जिसका मेल आईडी उसमें है उसी को पता चलेगा हमको मेल आया है। ठीक है ना। तो दैट इज एडवांटेज ऑफ ईमेल ओवर ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज। लाइक कॉमर्स में, जैसे ट्रेडिशनल जो कॉमर्स था उसमें ऑनलाइन कॉमर्स आपको ज्यादा फैसिलिटेट किया। नाउ ए डे ईमेल से भी ज्यादा फास्ट मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन यूजेज व्हाट्सएप, ठीक है ना, टेलीग्राम। So these are the particular platform or resource through which the communication is frequently established. तो टेलीग्राम के जरिए, अब क्या है, व्हाट्सएप का लिमिटेशंस है, ग्रुप में इतने से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकते। तो टेलीग्राम इज द पर्टिकुलर ग्रुप जो ओपन है, मोर देन 1 लाख पार्टिसिपेंट कैन एड अप इन ए ग्रुप ऑफ द टेलीग्राम। 2 लाख तक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ जो आपका डेटा उसमें एक ही ग्रुप में आप रख सकते हैं, ताकि किसी तरह का नॉलेज शेयरिंग हो, बिजनेस शेयरिंग हो, किसी भी मोड में उसको उस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है। अभी अगर आप कोई एक प्रोडक्ट को लेकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप बहुत सारा सेल्स पर्सन रखेंगे। लेकिन आज के डेट में क्या ये आसान है? आज के डेट में आप एक ग्रुप के थ्रू बहुत सारे लोगों को जोड़कर फेसबुक के थ्रू आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम यूट्यूब के थ्रू आप सर्कुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग आपके प्रोडक्ट को जान जाएंगे बिना कोई सेल्स पर्सन रखे हुए। ठीक है ना। आज के डेट में अगर कोई बिजनेस आपको इनिशिएट करना है, स्टार्टअप करना है, तो एक प्रोडक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट का जो है डिटेल्स आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अगर इफिशिएंटली अगर आपका वहां पर बुक कर दिए, तो आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन से अगर आपका क्वालिटी प्रोडक्ट हो, तो वहां से इतना ज्यादा आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि आप उतना डिस्ट्रीब्यूशन, उतना प्रोडक्शन करने में कभी कभी आप सक्षम नहीं हो पाए। ठीक है ना। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी वेयर हाउस। आपको किसी तरह का भंडारण करने का, वेयर हाउस बनाने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, यानी वट एवर ऑर्डर प्लेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर यू आर जस्ट परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन वर्क फॉर दैट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन 100 आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, 100 प्रोडक्शन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको कोई वेयर हाउस नहीं रखना पड़ा, कहीं पर उसको आउटलेट बनाकर रखना नहीं पड़ा। आपका प्रोडक्शन हुआ और सीधे कस्टमर तक पहुंच गया। कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस ई कॉमर्स वेबसाइट्स और एप्लीकेशन, initial business or stakeholder also get promoted in a frequent manner. Earlier it is not possible. Earlier days में जब आप एक प्रोडक्ट पर काम करते थे, तो फिर उसके लिए, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको पूरे शहर में 50 लोगों को सेल्समैन के रूप में दौड़ाना पड़ता था। 10 लोगों को सेल्स पर्सन का, 10 लोगों को पेमेंट देंगे, सैलरी देंगे। अभी क्या, उतना सैलरी तो आप बचा लिए। ठीक है ना। किसी सेल्स गाई के एब्सेंस में भी आपका बिजनेस चल रहा है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दैट ऑनलाइन कॉमर्स। ठीक है ना। आप बंद कमरा में ही बैंकिंग सर्विसेज यूटिलाइज कर ले रहे हैं, कहीं गए नहीं, बैंक में चेक नहीं काटे, और
10,000 20,000 का आप ट्रांजेक्शन कर लिए, मार्केटिंग कर, परचेजिंग कर लिए, सामान परचेज कर लिए घर में बैठे बैठे, और कुछ दिन के बाद वो घर में आपके आ भी जाएगा, फिजिकली आपने नहीं किया, चेक सबको लॉजिकली व्यू किया डिस्प्ले पर, और उसी चीज को आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है ना। आज के डेट में सीओडी या जो भी है, अब देखिए सीओडी जब सर्विसेज हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग इसका मिसयूज किए, मिसलीड कर दिए, तो अब उसको उसमें सिक्योरिटी और डालने के लिए क्या किया गया, ओटीपी डाल दिया गया, ताकि आपसे कंफर्म कर लिया जाए कि आपने सीओडी, आपने ऑर्डर प्लेस किया है। ये आपके साथ भी होगा, मान लेते हैं कि आपको 100 ऑर्डर मिल गया, आप प्रोडक्शन कर लिए, आपका तो पूंजी लग गया, कैपिटल लग गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अब पता चला कि वो सब 100 सीओडी है, तो उस केस में सारे लोग अगर आपके प्रोडक्ट को लौटा दिए तो आपका तो सारा कॉस्टिंग लगा, प्रोडक्शन में भी पैसा लगा, फिर आपका जो ऑर्डर गया, फिर ऑर्डर रिटर्न हुआ, तो ओवरऑल आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। कह दिया कि आपका प्रोडक्ट इज नॉट इफिशियंट, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में उससे बचने के लिए आपका ऑर्डर, सीओडी ऑर्डर को भी ओटीपी ओरिएंटेड कर दिया गया। नाउ ए डे बैंकिंग में पहले ओटीपी नहीं था, ये सिक्योरिटी लेवल क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपका जो ओपन चैनल डिजिटल मोड में जो भी काम हो रहा है वो कभी उसको सिक्योर बनाने की जरूरत है, तभी जाके आप उसको बिलीव करें, विश्वास तभी आपको होगा। आज आपको बोल दिया जाए कि जो भी डिजिटल पेमेंट आप कर रहे हैं वो सब हैक हो रहा है, आप देखिए कल से डिजिटल पेमेंट करना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, फिजिकली आप बैंक में जाने लगेंगे, चेक बुक पर साइन करेंगे, पैसा निकालने लगेंगे। तो इस चीज का विश्वास आपको तभी होगा जब आप सिक्योर समझेंगे कि सिक्योर ट्रांजेक्शन चल रहा है। अगर सिक्योर ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इसको तुम म्यूट, तो सिक्योर ट्रांजेक्शन अगर आपका नहीं है तब आप उसमें ट्रांजेक्ट नहीं करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहला जो वर्ड आप यहाँ यूज किया हुआ है, एक्सेस, म्यूट योरसेल्फ बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द होल क्लास, एंड whenever you have to generate any query unmute yourself, ठीक है ना। तो एक्सेस से रिलेटेड अब सबसे पहला चीज, आप सिस्टम जब यूज करते हैं तो एक्सेस ही करते हैं। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को यूज करना। आपका इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, एनीवन ऑफलाइन मोड बताइए, वेयर योर इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली रिसाइडेड इनसाइड द कंप्यूटर, सेकेंडरी मेमोरी। secondary memory. Now mute yourself. So secondary memory. Yes, that is secondary memory, hard disk you can say. So secondary memory or the hard disk is the location where your data, program, application is permanently residing. तो permanently resided का मतलब है कि आपका जो भी डेटा permanently resided है वही रिलोकेट हो सकता है। आप आज के डेट में जो बैग में रख के आज कॉपी लेके आए होंगे वही बैग से अभी कॉपी निकलेगा। अगर हार्ड डिस्क में कोई डेटा या प्रोग्राम आप डिलीट कर दिए होंगे, अनइंस्टॉल कर दिए होंगे और उस प्रोग्राम को ओपन करना चाहेंगे तो नहीं ओपन होगा। तो आप बैग में, अगर बैग को आप हार्ड डिस्क समझ लीजिए, तो बैग में आज के डेट में जो नोट्स या कॉपी या जो भी कंटेंट लेके आए होंगे, अभी बोला जाए कि ये नोट्स निकालिए तो वही निकलेगा। और जो बैग में नहीं होगा, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं है, वो एक्सेस नहीं होगा। तो एक्सेस का मतलब है टू कॉल अप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज एरिया। तो आपका जो स्टोरेज एरिया है उससे आपका इंफॉर्मेशन को निकालना, दैट इज द एक्सेस। हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोई फाइल पर हमको रीड करना चाह रहे हैं, मतलब उस फाइल को ओपन करना होगा तभी हम रीड कर पाएंगे। हम फाइल में लिखना चाह रहे हैं, कुछ अपेंड करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ कंटेंट जोड़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले फाइल ओपन होना चाहिए। फाइल ओपन होने के लिए वो फाइल जिस रिसोर्स से बनाया गया है वो रिसोर्स भी अवेलेबल होना चाहिए आपके सिस्टम में। जैसे हमने बार बार एग्जांपल लिया कि वर्ड का कोई फाइल आपने बनाया और एमएस ऑफिस को डिलीट कर दिया, तो क्या वो वर्ड का फाइल एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड फॉर्मेट में ओपन होगा? नहीं हो पाएगा। हाँ, अदर कोई सपोर्टिंग फॉर्मेट होगा तो, अगर वो सपोर्टेड होगा तो ओपन होगा, अदर फॉर्मेट विच इज इक्विवेलेंट टू द एमएस ऑफिस। तो फॉर दैट आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को यूज करने के लिए आपको उस एमएस ऑफिस को फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही री इंस्टॉल करेंगे तो आइकन जो एमएस वर्ड का वो एक्सेसिबल हो जाएगा, वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक्सेस हम लोग दो तरह से, इसलिए ए में आर भी एस भी इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए कि जब एक्सेस की बात करते हैं तो दो तरह से एक्सेस करते हैं। जैसे व्हाट इज योर रोल नंबर? यस 25। तो डायरेक्टली मैंने पूछा, दिस इज द डायरेक्ट
और इसको बोल सकते हैं रैंडम। व्हाट इज योर रोल नंबर? तो ये रैंडमली एक्सेस हो रहा है। जैसे इसको और समझिए आप, रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। पहले जो मैग्नेटिक टेप यूज होता था, मैग्नेटिक टेप तो आप देख नहीं पाएंगे अभी, बट ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट अभी भी किसी किसी के घर में मिलेगा। ऑडियो कैसेट तो मिलेगा। ऑडियो कैसेट को जस्ट इमेजिन करिए, मैग्नेटिक टेप ऐसा ही काम करता है। अब ऑडियो कैसेट में जब आप गाना सुनते हैं तो वहां एक्सेस कैसे होता है? गाना तो उसमें स्टोर है। तो जब गाना सुनते हैं तो क्या करते हैं? क्या 5वें नंबर का गाना डायरेक्ट सुन पाते हैं? लेकिन जब पेन ड्राइव आप लगाते हैं, पेन ड्राइव से कोई गाना आप सुनते हैं, तो वहां पर आप गाना को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई फाइल में खोल ओपन किया है तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, या रैंडमली कोई फाइल को आप ओपन कर ले रहे हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब हुआ डायरेक्ट। जैसे अभी हमने डायरेक्ट एक रोल नंबर पूछा, फिर डायरेक्ट दूसरे से स्विच कर दिया, कोई सिक्वेंसलिटी मेंटेन नहीं किया, कोई लीनियर ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। तो ऑडियो कैसेट में जो मैग्नेटिक टेप आपका जो सिस्टम जो पहले यूज होता था डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के रूप में, वहां पर सिक्वेंशियल एक्सेस होता था। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब एक डेटा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। सिक्वेंशियल में कभी भी आप रैंडमली कोई डेटा को कॉल नहीं कर सकते हैं। दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस। तो वही चीज यहाँ पर है कि एक्सेस, हम कोई भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को दो तरह से एक्सेस करते हैं, रैंडमली या डायरेक्टली, और दूसरा सिक्वेंशियली यानी एक के बाद एक। यानी अगर ऑडियो कैसेट में 5वां गाना सुनना है तो 4 गाना को या तो आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, या 4 गाने को सुनते हुए 5वें की तरफ बढ़ना पड़ेगा सिक्वेंशियली। आप जब फॉरवर्ड करते हैं तब भी आप सिक्वेंशियल मोड में ही जाते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को आगे बढ़ाकर 5वें नंबर पर पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस का मतलब है टेक्निक दैट परमिट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू बी डायरेक्टली रिट्रीव्ड रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन ऑन स्टोरेज मीडिया। तो अब जैसे अगर हम ये ड्राइव ओपन किया, यहाँ पर आपका है, सपोज करिए कि ये ड्राइव है, डी ड्राइव है, डी ड्राइव को ओपन कर रहे हैं। अभी डी ड्राइव में डायरेक्ट अगर ये दो है, दोनों में से कोई को हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सेसिंग है, रैंडम एक्सेसिंग है। लेकिन अर्लियर जब कंप्यूटर यूज होता था, जब मैग्नेटिक टेप एज ए डिवाइस यूज होता था, तो उसमें एक्सेसिंग, जैसे ऑडियो कैसेट का एग्जांपल लिए, तो एक्सेसिंग हमारा सिक्वेंशियली, रैंडम एक्सेस नहीं हो सकता था। सीडी डीवीडी से आप रैंडम एक्सेस करते हैं। सीडी डीवीडी में कोई गाना पे स्टोर किए हैं तो आप रैंडमली किसी को कॉल कर सकते हैं। लेकिन ऑडियो कैसेट या मैग्नेटिक टेप में एक्सेस करने का परमिशन आपको रैंडमली नहीं है। आप जब भी एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे? सिक्वेंशियली, एक के बाद एक। तो कहीं आपका लोकेशन कुछ भी हो, स्टोरेज मीडिया कहीं पर भी लोकेट किया हो डेटा, आप उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एक के बाद एक सिक्वेंशियल लीनियर मैनर में एक्सेस होगा, जिसका एग्जांपल मैग्नेटिक टेप, ऑडियो कैसेट, ये सब आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें सिक्वेंशियल। रिट्राइव मतलब क्या होगा सर? रिट्राइव मतलब निकालना। रिट्राइव मतलब निकालना। जैसे आपके बैग में कोई कॉपी वहां से निकालेंगे, रिट्रीव करेंगे ना, तो रिट्रीव करने का मतलब है कि वो बैग से बाहर निकालना। हार्ड डिस्क में आपका एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड, एमएस वर्ड इंस्टॉल्ड है, एमएस वर्ड में अब आप काम करना चाह रहे हैं तो उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का मतलब रिट्रीवल ऑपरेशन है, ठीक है ना। स्टोरेज एरिया से उसको रिट्रीव कर दिए, रिट्रीवल ऑपरेशन। तो दैट इज द रैंडम एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। देन एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब है वो आपका प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है। एक्सेस टाइम का मतलब है कितने समय में वो आपका फाइल ओपन हुआ। एक्सेस time, that is the time, that is why the amount of time it takes for requested information to be delivered from disk. आप एमएस वर्ड का कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, कितने समय में वो फाइल आपके लिए ओपन हो गया डेस्कटॉप पर, तो जितना समय उसको ओपन होने में लगा, that is the access time. आपको हम बोले कि बैग से अपने कॉपी निकालो, अब बैग का चैन ही आपका जो है जिप नहीं काम कर रहा है, अब निकाल नहीं पा रहे, तो ये डिस्टर्बेंस, ये इंटरप्शन यहाँ पर भी हो सकता है। कोई ऐसा फाइल है जो फाइल या फोल्डर आपका जो है वो लॉक है, उसको अनलॉक करना है, या हाइड है, उसको अनहाइड करना होगा, उसके अंदर वो फाइल है, तो वो फाइल चूंकि दिख नहीं रहा, फोल्डर दिख नहीं रहा है, अब ये यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर आपका इंटरप्शन हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। क्यों डिस्टरबेंस है? कि जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं वो फाइल हिडन है, तो पहले तो फाइल को अनहाइड करना पड़ेगा और तब जाके वो फाइल पर हम काम करेंगे। मान लेते हैं कि एक्सेल में आप काम कर रहे हैं, एक्सेल का कुछ सेल जो है, कॉलम आपने हाइड कर दिया है, तो उस कॉलम का जो डेटा है उसको आप तभी आप उस पर कोई ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं जब उसको अनहाइड करेंगे। जब तक अनहाइड नहीं होगा तब तक उस पर काम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल हम लोग ओपन किए, एक्सेल में बहुत सारा सेल होता है। अब इसमें से ये FGHJKL इसको सेलेक्ट करके इसको हाइड कर दिए। अब E के बाद आपका M दिख रहा है। अगर E के बाद जो FGHJKILM में जो भी डेटा अगर होगा तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हमको अनहाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि आपको अगर फाइल कोई हिडन है तो हिडन फाइल को पहले अनहाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनहाइड करने के लिए पहले से एक दो सेलेक्ट करके उसको अनहाइड कर देंगे। अनहाइड करेंगे तो वो सारा सेल आपका हिडन सेल भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले का मतलब यहाँ मैट्रिक्स का सेंस है डिस्प्ले सेक्शन से। और जब भी आप डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर की बात करते हैं तो उसमें रो और कॉलम मेजर दो पॉइंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ईच रो कंटेन्स सेवरल कॉलम्स। So whenever we discuss about the display devices, then we think about the pixels. डिस्प्ले में क्या होता है? पिक्सेल्स। पिक्सेल्स एक्चुअली क्या है? पिक्चर एलिमेंट। तो आप जब देखते होंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट, आप जनरली आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से अगर कराते हैं तो वहां पर एक प्रिंट आउट आपको टिकट मिलता है रेलवे में। उस टिकट को आप देखते होंगे तो उसमें डॉटेड आपका प्रिंटिंग होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। वो डॉट क्यों देखते हैं आप? इसलिए कि वहां पर पिक्सेल्स का गैप ज्यादा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब यूज होता है तो कॉस्ट इफिशियंट है, पैसा कम लगता है। मास लेवल पर प्रिंटिंग करना है आपको, रेलवे का टिकट का प्रिंट आउट मास लेवल पर होगा। आपके घर का प्रिंटर है नहीं कि आपको जो है 500 या 1000 प्रिंट करना है तो लेजर प्रिंटर लगा लिए या डेस्कजेट लगा लिए, कलर प्रिंटर लगा लिए। मास लेवल पर आपको प्रिंट करना है तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है, तो डॉट मैट्रिक्स यूज किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स एक्चुअली डॉटेड लाइंस क्यों दिखता है? एनीवन? कोई भी स्क्रीन पर आप डॉट यानी कि ये जो आप प्रोजेक्टर से अभी देख रहे हैं या डेस्क व्हाइट बोर्ड पर जो कुछ लिखा जाता है, ये व्हाइट बोर्ड आपका सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड, क्या है? वाई सॉलिड? वाई सॉलिड? बिकॉज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप बोल रहे हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पिक्सेल्स बोलते हैं। ग्राफिक्स में पिक्सेल्स अब बोलते हैं ना कि इतने पिक्सेल्स का हमारा जो है कैमरा है मोबाइल में। ये पिक्सेल्स एक्चुअली क्या है? रेजोल्यूशन तय करता है। रेजोल्यूशन क्या है? रो और कॉलम इंफॉर्मेशन। तो हर रो में कितना कॉलम है, अगर कॉलम जो आपका हर रो में जो कॉलम है उसके बीच का, हर कॉलम के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो बेटर पिक्चर क्वालिटी बनेगा। आप डॉटेड लाइन जैसे आप देखते होंगे कि जो किड्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है डॉटेड लाइन ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो देख जैसे ये अगर ये डॉट आपको दिख रहा है, इस डॉट को आप एडअप करते हैं। ये डॉट इस व्हाइट बोर्ड, व्हाइट जो सीट है इसमें कहीं डॉट नहीं दिख रहा है। एक तो बैकग्राउंड व्हाइट है, तो बैकग्राउंड व्हाइट है, अगर बैकग्राउंड काला होगा या व्हाइट होगा तो उसमें डॉट नहीं होगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस है इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ग्राफिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली कर पा रहे हैं। ठीक है ना, कहीं पर भी कोई चीज लिख रहे हैं तो ये फ्रिक्वेंटली लिख रहे हैं, इसलिए कि इसमें पिक्सेल्स गैप नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो अब देखिए जब कोई डिस्प्ले सेक्शन की बात करते हैं, पिक्सेल्स की बात करते हैं तो दो पॉइंट है। एक
जो डिस्प्ले लॉजिकली होता है यानी सॉफ्ट मैनर में, और एक डिस्प्ले होता है जो फिजिकली होता है हार्ड मैनर में। तो जो प्रिंटर है वो प्रिंटर आपका डिस्प्ले करता है हार्ड कॉपी, और जो डिस्प्ले आप मॉनिटर यूज करते हैं ये आपका सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले करता है। अब ये दोनों का रेजोल्यूशन जो है वो टेक्निक अलग अलग यूज किया जाता है। अर्लियर डे जब हम लोग CRT मॉनिटर यूज करते थे तो देयर इज ए टेक्निक शैडो मास्क एंड बीम पेनिट्रेशन टेक्निक। तो whenever you discuss the graphics then you discuss the details about that display। यहाँ पर हम लोग को यही समझना है कि जो पिक्सेल्स है वो पिक्सेल्स एक्चुअली क्या है। पिक्सेल्स आर द पॉइंट्स और डॉट्स इन द डिस्प्ले सेक्शन। तो डॉट्स, अब जब रेजोल्यूशन बोला जाता है, जैसे अब अगर इस कंप्यूटर का रेजोल्यूशन देखना है तो इसका रेजोल्यूशन देखना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन आपको बता रहा है 1366 इंटू 768। ये रेजोल्यूशन 800 से 600 सबसे लो है, हाई रेजोल्यूशन पर है अभी। हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये रो कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, रो कॉलम जो है यहाँ पर ये पूरे स्क्रीन का दिखा रहा है। तो जो आपका रेजोल्यूशन है जितना अगर ज्यादा कम कर देंगे तो सर क्या होगा? कम कर देंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसका रेजोल्यूशन कम ये ना करेंगे, करके सर। देखिए अगर हम इसको ये कर देंगे तो जस्ट सी द इफेक्ट, डिस्प्ले का इफेक्ट देखिए क्या हो गया। ये रेजोल्यूशन अभी आपका जैसे जो स्क्रीन है, ठीक है, अभी देखिए अभी ये रेजोल्यूशन पर आपका स्क्रीन कैसा दिख रहा है, छोटा। यानी कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा आपका जो है स्ट्रेस हो गया, जो भी आपका जो आइकन था वो। अभी देखिए ये है 800 से 600 करेंगे तो और ज्यादा ये डेंस हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा पिक्सल गैप बढ़ गया, पिक्सल गैप बढ़ गया 800 से 600 और कहाँ 1366 से 768। तो गैप जब ज्यादा होगा तो आपका जो है स्ट्रेच हो जाएगा पिक्चर। अब जैसे 800 से 600 अगर कर दीजिए, लो कर दीजिए, अब इसको देखिए आप, ये फिट नहीं बता रहा है कि ये स्क्रीन फिट नहीं है इस पर्टिकुलर के लिए। तो यहाँ तक मिनिमम इसको सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेवल पर अगर करेंगे तो उसका इफेक्ट सिस्टम में आपको जो है डिस्प्ले पर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो अप्लाई करने के बाद नाउ सी अर्लियर एंड अभी, अभी दोनों में डिफरेंस लग रहा है आपको। अभी जो आप हम लोग Yes, ओपन sir. किए, हाँ, तो वो जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का, वो रेजोल्यूशन आपका जो है चेंज होता है। अगर आपका रेजोल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा। रेजोल्यूशन सर घट, उस हाँ रेजोल्यूशन के बीच में सर पिक्सल। हाँ, वो रेजोल्यूशन का बेस ही पिक्सल है। रेजोल्यूशन बढ़ना घटना पिक्सल बेस है। तो पिक्सल इज द पिक्चर एलिमेंट जिससे आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी ड्रॉ करते हैं। स्क्रीन पर अगर आप आइकन रखें तो वो इमेज, ये भी जो भी है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अगर कोई फाइल में लिख रहे हैं तो आप वहाँ टेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं। तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, पिक्सल्स पर कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं चाहे कुछ भी बना रहे हैं। तो अगर आपका रेजोल्यूशन हाई होगा सिस्टम का तो बेटर क्वालिटी इमेज क्रिएट होगा। रेजोल्यूशन कम होगा, ये चीज आपका कैमरा के साथ भी, आप जब स्मार्टफोन लेते हैं तो जब पहले जाके पिक्सल देखते हैं, कितना पिक्सल का, मेगा पिक्सल देखते हैं। Why you are seeing the megapixel? Because you think about the picture quality, whether this smartphone gives you the better picture quality images or not। तो अगर better picture quality नहीं है तो you don't go for that particular smartphone। तो पिक्चर क्वालिटी यानी पिक्चर एलिमेंट पर बेस होगा। तो फॉर दैट रीजन, तो एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले का मतलब ही है कि अलग अलग तरह का जो आपका स्क्रीन होगा, एलसीडी एलईडी जो भी है, वो ज्यादा रीडेबल होगा अगर आपका मैट्रिक्स का जो डिस्प्ले, मैट्रिक्स का यहाँ सेंस उसी रो कॉलम से है, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स रो कॉलम से ही बनता है। तो मैट्रिक्स डिस्प्ले में अगर क्लोजर आपका जो है पिक्सेल्स होगा तो बेटर इमेज क्वालिटी बनेगा। तो दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्प्ले सेक्शन। एडेप्टर हमेशा यूज करते हैं आप, जैसे एसएमपीएस आपका यूज होता है टू सेव द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अगर आप पावर सप्लाई सीधे मदरबोर्ड को कर देंगे तो क्या है, अगर हाई वोल्टेज होगा तो आपका मदरबोर्ड अफेक्टेड हो जाएगा। तो मदरबोर्ड के पहले वो एसएमपीएस लगा दिए डेस्कटॉप में, घर में एमसीबी लगा देते हैं।
एमसीबी इसलिए लगा तो हाई वोल्टेज आया तो पहले एमसीबी आपका प्लग आउट होगा, यानी ऑफ होगा एमसीबी, और एमसीबी ऑफ होने के बाद आप अलर्ट हो जाएंगे, चेकआउट करेंगे, वायरिंग आपका बचा रहेगा। लेकिन अगर एमसीबी नहीं होगा तो क्या होगा, हाई वोल्टेज यानी इंटायर वायरिंग इज कोलैप्स, सब खत्म हो जाएगा। तो टू सेव योर नेक्स्ट स्टेप यू थिंक अबाउट द पर्टिकुलर ऑप्शंस। तो यहाँ पर भी अडेप्टर उसी पर्पस को फुलफिल करता है। इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर एंड गिव्स इट एडिशनल कैपेबिलिटीज। तो लैपटॉप के साथ अडेप्टर यूज करते हैं, नाउ अ डे यू आर यूजिंग अडेप्टर विथ मोबाइल ऑल्सो, ठीक है ना। तो फॉर दैट रीजन द अडेप्टर। एआई, अभी आप पाइथन वर्कशॉप किए, कुछ लोग रजिस्टर्ड थे, कल उनका एग्जाम भी है। तो एआई का मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल अगर शुद्ध हिंदी इसको देख लिया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी अब ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे डाला जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम, अगर कोई मेडिकल सिस्टम का एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना होगा तो उसके लिए क्या होगा, हमको वो सारा नॉलेज बेस तैयार करना होगा जो उस फील्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो नॉलेज बेस कैसे तैयार होगा, अगर कोई मेडिकल, कोई अगर हार्ट से रिलेटेड कोई आप सिस्टम बना रहे हैं तो हार्ट के जितने भी स्पेशलिस्ट होंगे उनके आप व्यू लेना पड़ेगा, एक सेट ऑफ क्वेरी बनाना पड़ेगा और सारे का व्यू के बेसिस पर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी केस हिस्ट्री होगा उसमें कॉमन हिस्ट्री, अगर आप 2000 डॉक्टर से के व्यू को रखेंगे, नॉलेज बेस तैयार करेंगे, 2 लाख डॉक्टर का रखेंगे और फिर उस डेटा सेट को यूज करेंगे किसी इंटेलिजेंस को जनरेट करने के लिए, तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, ये जिस 2 लाख डेटा को आपने कलेक्ट किया, ये 2 लाख जो है हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, सिस्टम मैनुअल और यूजर मैनुअल, तो ये सिस्टम मैनुअल और यूजर मैनुअल को जो बनाने वाले हैं वो क्या सब जगह प्रेजेंट होते हैं, नहीं। आपने आज प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट, आपने आज प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी प्रोग्रामर एंड से सिस्टम मैनुअल तैयार कर दिया, यूजर एंड से यूजर मैनुअल तैयार कर दिया, ताकि यूजर को किसी भी तरह का अगर ट्रेनिंग लेना हो तो उस यूजर मैनुअल को पढ़ के वो ले सकता है। इज इट ओके? तो यूजर मैनुअल भी आप ही तैयार कर रहे हैं, सिस्टम मैनुअल भी आप ही तैयार कर रहे हैं। यूजर मैनुअल यूजर पॉइंट ऑफ व्यू को रख के, सिस्टम मैनुअल प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से रख के, इसलिए कि इन एब्सेंस ऑफ यू इफ एनी अदर प्रोग्रामर वांट्स टू modify your program, then you just give or share the entire details, whatever details you are using when at the moment at the time of developing the product. तो प्रोडक्ट डेवलप करने के दौरान जो भी आपने मेजर जो है आपने यूज किया वो सारे चीज को शेयर कर दिया दूसरे प्रोग्रामर को, तो दूसरा प्रोग्रामर क्या कर सकता है, उसका बेस बनाकर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी बातों को कोई शेयर ही नहीं किए तो क्या होगा, दूसरा प्रोग्रामर को भी 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है कि आप 12 तक काम किए हैं तो 13 नंबर से शुरू करने के लिए 12 से आगे बढ़ सकता है, 12 तक को समझ के। अगर आप 12 चीज को नहीं बताए हैं तो उसको फिर 1 से स्टार्ट करना होगा। 12 तक काम क्या होगा, केवल 1 13 जोड़ेगा वो, लेकिन उसको समय कितना लग गया, पूरा 1 से 12 तक का काम फिर से करना पड़ा और 13वां नंबर वो जोड़ा। तो ये बेनिफिट आपको जो है वो सिस्टम मैनुअल से मिलता है। तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नॉलेज बेस, यहाँ पर एआई है तो आगे एआई का डिटेल्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या, डिफिनेशन भी, एल्गोरिथम यू ऑलरेडी नो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स जो हम लोग लिखे भी एज ए प्रोग्रामिंग टूल्स यूज करते हैं, इसको ये सब ध्यान रखिएगा। जितनी बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स में कौन कौन सा टूल्स यूज होता है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड। अब देखिए टेस्टिंग हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां डिस्कस किए थे कि अल्फा गामा बीटा, अल्फा बीटा गामा टेस्टिंग होता है। एक टेस्टिंग होता है अल्फा टेस्टिंग जो यहाँ पर है, जो फर्स्ट स्टेज टेस्टिंग है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, टेस्ट डेटा देते हैं, टेस्टेड ओके। लेकिन क्या जरूरी है कि आप जो डेटा दिए हैं वो डेटा ओके है, तो आप बीटा टेस्टिंग भी करते हैं। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, आप अपने सराउंडिंग, आपके जो मित्र हैं उनको बोलते हैं कि ये डेटा लो, इसको रन करके देख लो। तो वहां भी डेटा प्रोवाइडर आप ही हैं, आप डेटा देते हैं। लेकिन जब यूजर एंड पर ये टेस्टिंग होता है
कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं लॉन्च होता है तो उसका फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि यूजर एंड पर जब टेस्टिंग होता है तब उस केस में क्या होता है, यूजर किसी तरह का डेटा दे सकता है। बीइंग ए प्रोग्रामर आप कंसंट्रेट करते हैं, आप थिंक आउट ऑफ बॉक्स नहीं करते हैं। कभी कभी प्रोग्रामर एक फोकस कर लेता है ऑब्जेक्टिव, उसी को फोकस करके आगे, अगर बॉक्स से बाहर सोचेगा तब उस केस में क्या होगा, वो यूजर पॉइंट ऑफ यूजर बन के अगर सोचेगा तो यूजर का हर एंट्री वो भी करना कोशिश करेगा कि अगर यूजर ऐसा किया तो मेरा काम करेगा कि नहीं प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्रामर हर यूजर के सोच के हिसाब से काम करे। तो टाइम टू टाइम कोई भी प्रोडक्ट का फीडबैक इसलिए जरूरी होता है, जब यूजर उसको एक्चुअल में यूज करता है तब उसका शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक समझ में आता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यूज करने के दौरान आपको लगा कि इसमें कोई ये चीज डिमेरिट है, लेकिन आप जब बना रहे होते हैं तो उस समय वो डिमेरिट आपको पता नहीं चलती है। तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो अल्फा टेस्टिंग और इसके बाद बीटा और गामा भी इसलिए इसमें लिखा गया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट टिपिकली डन इन हाउस बाय द डेवलपर। तो डेवलपर इसलिए प्रोग्रामर, डेवलपर या जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, आप घर में भी कोई अगर रेसिपी बनाते हैं तो पहले खुद टेस्ट करते हैं, फिर किसी और को टेस्ट कराते हैं। तो ये अल्फा टेस्टिंग इज द इनिशियल टेस्टिंग, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया, रेसिपी जो तैयार किया, ये इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स है, तो आप उसका प्रेजेंटेशन देने से पहले सही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब आप आगे बढ़ा देते हैं, कुछ 4-5 लोगों को और टेस्ट करा के देखते हैं कि आप लोग का ओके है, तब फिर आप पूरे जितने कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज किए हैं तो वो पूरे इवेंट वाले जो भी आपका जो आप जिनको इनवाइट किए वो सारे लोगों को फिर आप वो शेयर करते हैं। लेकिन क्या सीधे शेयर कर लेते हैं? नहीं, पहले आप अपना जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं कि हाँ मेरा टेस्टिंग ओके है, फिर अपने कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करते हैं अपने घर वालों से कि नहीं देखो ये प्रोडक्ट सही बना है। फिर उसको आप सोशल जो है प्रमोट करते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सोशल प्रमोट नहीं करते हैं। सोशल प्रमोट करने से पहले इंटरनल प्रमोट, उससे पहले खुद का प्रमोट, सेल्फ प्रमोट। यानी जब आप खुद सेटिस्फाई हुए तब अपने सराउंडिंग लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको आप सोसाइटी में सर्कुलेट कर देते हैं। तो दैट इज द अल्फा, बीटा एंड गामा टेस्टिंग। जो गामा आगे तो देखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक, हाँ बीटा बोलिए। नहीं पता सर, बीटा गामा आ रहे हैं बीटा गामा पर भी आ रहे हैं। वही बताया कि बीटा, तीनों चीज हमने बता दिया। अल्फा टेस्टिंग जो डेवलपर या प्रोग्रामर एंड से होता है, जो आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, खुद चेक कर रहे हैं, आप खुद डेटा दे रहे हैं। दूसरा कि आप प्रोग्राम बनाकर दे दिए, अब आप कुछ अपने दोस्तों के बीच में दे दिए, लेकिन वो सारे लोग भी रिलेटेड लोग हैं, वो भी प्रोग्रामर हैं, तो आपके व्यू को देखने के लिए ठीक है, हाँ तुम्हारा ये डेटा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम है। अच्छा देखना है क्या है डेटा जी, अच्छा ये डाल के देखना है, वो डेटा आप जो प्रोवाइड करेंगे वही डेटा पर काम कर लेंगे। लेकिन एक ऐसा भी यूजर है जो आपके डेटा को नहीं, अपने डेटा के हिसाब से काम सीखेगा। तो अपना डेटा जब डालेगा, अगर आपका प्रोडक्ट फेलियर हुआ तो बोलेगा कि ये सिस्टम जो है इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, एक सर्टेन डेटा के बाद ये जो है सिस्टम आपका प्रोडक्ट जो फेल हो जा रहा है। तो यूनिवर्सल इसको नहीं कहेंगे हम। तो फीडबैक लिखेगा तो अगली बार उसको रेक्टिफाई करेगा कंपनी, रेक्टिफाई करके फिर से लॉन्च करेगा प्रोडक्ट, रेक्टिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपका यूजर व्यू नहीं पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, तब तक उसको रेक्टिफिकेशन कंपनी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपना प्रोडक्ट सबको अच्छा लगता है, हमने बनाया है, हमने प्रोग्राम लिखा है तो सही ही होगा। ये एक जनरल आपका जो है परसेप्शन लोग बनाते हैं कि अगर हमने लिखा है, लॉजिकली करेक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, रन करना ही है। रन तो कर गया, लेकिन रन एक लिमिट के बाद डेटा टाइप आपने जो है लो रेंज का ले लिया है, ठीक है ना। सिंपल देखिए, रिवर्स करना है आपको, कोई नंबर को रिवर्स करना है और इंटीजर डेटा टाइप आपने ले लिया, यूजर बोलेगा कि इसमें 1 से 9 तक लिख के हम रिवर्स करेंगे। अब आपका फेलियर हो जाएगा प्रोग्राम। क्यों फेलियर हो गया? लॉजिकली तो सही है, लेकिन डेटा टाइप आपने लो रेंज का ले लिया है, ठीक है ना। अब जैसे 100 स्टूडेंट है और 40 सीट वाला कमरा में बैठा दिया गया, तो अब ये 40 लोग तो बैठ जाएंगे, बाकी का 60 का क्या होगा? तो 100 हैं तो 120 कमरा 200 वाला कमरा में जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें एलोकेट करो, कम वाला में नहीं। तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एलोकेट कर दो,
ज्यादा 1000 है लोग, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि जहां पर 2 लोग को बैठने का जगह वहां पर एलोकेट कर दो 2000 लोग को, तो कहाँ से कर पाएंगे? 2 लोग करेंगे, बाकी का 1998 लोग बाहर में वेटिंग एरिया में रहेंगे, वो एलोकेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 ही लोग को बैठने के लिए चेयर है। तो दैट इज द, तो अल्फा बीटा के बाद गामा टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। देन अल्फा न्यूमेरिक, ये जनरली वर्ड हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम आप यूज कर चुके। अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट और डिजिट। न्यूमेरिक का मतलब 0 to 9 डिजिट, अल्फा का मतलब अल्फाबेट से है, A to Z। तो जितना भी आप एड्रेस लिखते हैं वहां देखते हो A122, A72, यानी जो क्वार्टर नंबर है या लेन नंबर है या स्ट्रीट लाइन नंबर है, स्ट्रीट का नंबर है, ये सब में आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा यूज करते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को कंबाइन करके कोई वर्ड जनरेट, स्ट्रिंग बनाया गया हो, दैट इज अल्फा। पासवर्ड सर, पासवर्ड में। यस, यू कैन से पासवर्ड ऑल्सो। पासवर्ड में पहला कैरेक्टर कैपिटल, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, कोई डिजिट भी होना चाहिए, ये सब क्या है? वो अल्फा न्यूमेरिक है। यानी कि सिंबल भी यूज कर रहे हैं उसमें, अल्फाबेट भी यूज कर रहे हैं, डिजिट भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेट और डिजिट, जैसे A120, A14, A16, H17, G14, ठीक है ना? तो ऑल आर द अल्फा कंसिस्टिंग ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। जिस भी स्ट्रिंग में लेटर यूज कर रहे हैं, नंबर यूज कर रहे हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर यानी सिंबल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो ऑल आर ट्रीटेड एज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज लाइक ए एंटी वायरस वी आर टेकिंग फॉर कोरोना, कोविड, कोवैक्सीन एंड कोविडशील्ड। तो दीज आर द एंटीवायरस। वायरस के अगेंस्ट में हम लोग इसको ले लेते हैं। तो अब देखिए अब क्या है, एंटीवायरस नीड्स अपडेशन। एंटीवायरस को भी अपडेशन चाहिए। अब जब ये वायरस एंटीवायरस बना, उस समय जो मॉलिक्यूल यूज किया गया, आज अगर म्यूटेशन हो रहा है और वो मॉलिक्यूल चेंज कर रहा है, मतलब वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो उस पर कितना इफेक्टिव ये एंटीवायरस काम करेगा, ये आप खुद तय कर सकते हैं। आज अगर कोई एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हैं और उसको प्रॉपर्ली अपडेट नहीं करते हैं, तो हर 1 मिलीसेकंड में एक नया, पिको सेकंड में एक नया वायरस जनरेट हो रहा है। तो जो आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर अपडेटेड नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा वायरस जो न्यूली क्रिएटेड है, आपके एंटीवायरस में अपडेट नहीं हुआ हो, उस वायरस से आपका सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी प्रिकॉशन लेना जरूरी है। वाई? बिकॉज द वैक्सीन यू आर टेकिंग इज नॉट अप टू मार्क फ्रॉम राइट। अभी जो राइट नाउ जो प्रॉब्लम है उससे कितना कंपेटेबल है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? बचाव करना होगा। वैक्सीनेटेड है तो और ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बचाव इसलिए क्योंकि आप समझिए, समझने का बात है कि अगर आप एंटीवायरस अपडेट नहीं करते हैं अपने सिस्टम में, एंटीवायरस क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो इलीगल प्रोग्राम को, ठीक है ना, आपके सिस्टम में जो इलीगल यानी कि जो जनरल नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को जो इंटरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, वो सब वायरस है। वो वायरस कुछ भी हो सकता है, एक फाइल भी हो सकता है, या कोई EXE या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी हो सकता है जिसके थ्रू वो वायरस आ जाए आपके सिस्टम में, कोई पेन ड्राइव के थ्रू आ सकता है। तो a lot of resources are there through which your system is affected by the virus. तो टोटल सिक्योरिटी वायरस, एंटीवायरस आप रखते हैं अपने सिस्टम में, अभी रख रहे हैं। जब ये सारा चीज क्लाउड का हो जाए, क्यों? जस्ट टू सिक्योर योर OS, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कर रहे हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब क्लाउड हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, तो योर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ऑन क्लाउड एंड यू जस्ट अवेल द सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट यू मेड। तो जितना पैसा देंगे उसी के हिसाब से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा। जैसे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, इसके एयरटेल का पेमेंट करते हैं, प्रीपेड खत्म हुआ, डिजिटली लॉक हो जाता है।
अभी प्रीपेड मीटर लग रहा है इलेक्ट्रिक के लिए, तो आपका पेमेंट जितना है उस यूज कर लिए, मीटर आपका डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा पावर। जब फिर से प्रीपेड अमाउंट डालेंगे फिर से रिसर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर मेजर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लेट आप पढ़ेंगे, जब जावा पढ़ेंगे तो दो तरह का आपका प्रोग्राम होता है, एक एप्लेट और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो एप्लेट इज रिलेटेड विद द जावा, ठीक है ना। जो एप्लेट व्यूअर के थ्रू हम लोग रन करते हैं, या अलग अलग एडिटर आईडी, जैसे वीएस कोड आपने पाइथन के लिए यूज किया, उसी तरह से आप नेटबीन्स, इक्लिप्स और बहुत सारा ऐसा आईडी है जिसके थ्रू आप जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एप्लेट और एप्लीकेशन दोनों दिया, क्योंकि दोनों टर्मिनोलॉजी हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एप्लेट, ये दो मोड है जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन कोई भी प्रोग्राम तो जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप प्रोग्राम बनाने के लिए होता है, जिसका भी डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर आपका एप्लीकेशन यूज होता है। आर्चिव, हमको लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे आर्चिव का मतलब। ये आर्चिव कहीं देखें आप? सर छुपाना होता है क्या आर्चिव? हाँ, जैसे कोई भी पर्टिकुलर फाइल है, अगर जैसे करो ये फाइल है, इसका प्रॉपर्टीज में आप जब जाएंगे कोई भी फाइल पे, तो उस प्रॉपर्टीज में देयर इज ए पर्टिकुलर पार्ट रीड ओनली और हिडन, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स में रीड ओनली और हिडन, रीड ओनली अगर चेक कर देते हैं तो उस केस में ये फाइल पर केवल आप रीड करेंगे, फाइल पर कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो अब देखिए एट्रीब्यूट्स में फाइल इज रेडी फॉर आर्चिविंग, allow this file to have contents index in, तो compressed content to save this, ये वेरियस जो एट्रीब्यूट्स आप जो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी फाइल के ऊपर जिस मोड में आप फाइल को, आगे जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, तो आर्चिव एक्चुअली क्या है कि फाइल को कंप्रेस कर देना। जैसे आप रैर फाइल यूज करते हैं, जिप फाइल यूज करते हैं, ये रैर और जिप फाइल में आपका बड़ा कोई फाइल छोटा हो जाता है, यूज नहीं किए अभी। जैसे कोई बहुत बड़ा फाइल है जिसको आप व्हाट्सएप पर नहीं भेज पाते, 25 MB से ज्यादा है, तो टेलीग्राम पर तो भेज देते हैं, उसमें आपका जो है साइज बार नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप पर अगर 25 MB से ज्यादा का कोई फाइल है तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते, पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 25 MB के डेटा को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका साइज कम हो जाएगा। जैसे बहुत बार आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें बोला जाएगा कि आप जो फोटो है इतने साइज, यानी 5 KB के अंदर का फोटो डालना है आपको, 20 KB तक का आपका सिग्नेचर, या 5 KB का सिग्नेचर, 20 KB तक का फोटो होना चाहिए। अब आपका फोटो MB में है, तो आपको उस फोटो को कंप्रेस करके छोटा करना पड़ेगा, उसका पिक्सल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्रॉप करके जैसे भी। तो ये जो आप वेरियस मेजर्स लगा रहे हैं, ये एक्चुअली आपका क्या है, कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। हाँ, तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो आर्चिव का मतलब हुआ कंप्रेस करना, स्टोरेज स्पेस, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस को करने के लिए फाइल को छोटा करना, ठीक है। और रीड ओनली, हिडन, ये सब आपका मोड है, जो फाइल को आप हिडन कर देंगे तो वहां से दिखेगा नहीं। अब अनहाइड फिर करना पड़ेगा, जाके कंप्यूटर सेटिंग्स में जाके फिर से उसको अनहाइड करेंगे। जैसे एक्सेल के सेल को हम लोग हाइड किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी बताया, कंप्यूटर सिस्टम दैट अटेम्प्ट टू इनिशिएट ह्यूमन प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ह्यूमन प्रोसेस यहाँ क्या, वही जो नॉलेज बेस हम लोग तैयार करेंगे, जिससे डेटा सेट आपका तैयार होगा। जैसे अगर हम डॉक्टर का बात करें, अगर सिविल इंजीनियर का बात करें, किसी पुल को बनाना है, तो अगर 1 लाख सिविल इंजीनियर का व्यू ले लिए, इस पुल को बनाने के लिए क्या क्या मेजर किया जा सकता है, तो उससे जो नॉलेज बेस तैयार होगा, उसका जो डेटा सेट एनालाइज होगा, उससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार होगा, वो मोर एनालिटिक होगा। क्योंकि 1 लाख और 2 लाख पीपुल का अगर डेटा हमने होल्ड किया है, तो 1 लाख और 2 लाख पीपुल का आपका व्यू आपके पास उस नॉलेज बेस में है। डॉक्टर के केस में वही, अगर कोई स्पेशलिस्ट 100 यानी 2 लाख 10 लाख स्पेशलिस्ट का व्यू को हमने नॉलेज बेस तैयार किया है, तो उससे जो ऑब्जर्वेशन होगा, उससे जो डिसीजन बनेगा,
वो ज्यादा फिजिबल होगा। हो सकता है कि आपसे कोई गलत डिसीजन हो जाए। बीइंग ए डॉक्टर आप कोई पेशेंट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो जो सिस्टम जिसमें मोर देन 10 लाख एंड 2 लाख 1 लाख जो पीपल का अगर नॉलेज बेस तैयार किया गया है, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सबका व्यू में मैक्सिमम का क्या व्यू है उसके बेसिस पर एनालाइज किया जाएगा। यानी ज्यादातर डॉक्टर इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन ऐसे कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम के लिए ये सेट है, तो इस प्रॉब्लम के लिए तो अभी क्या है, हमारे यहाँ डॉक्टर जो है वो आपको क्लिनिक खोल के आपको सर्विस देते हैं। बाहर के देशों में ये अलाउ ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आप देखते होंगे कि लोग डिजिटल सजेशन देते हैं, ऑनलाइन सजेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर हिस्ट्री एंड रिपोर्ट। तो आप अपना रिपोर्ट भेजिए, जो आगे फर्दर रिपोर्ट का जरूरत है वो भी रिपोर्ट आपको बोला जाएगा। ये सारा चीज अटैच कीजिए, ऑनलाइन आपको सर्विसेज सजेशन दिया जाएगा ऑनलाइन डॉक्टर आफ्टर पेमेंट। यानी पैसा इतना जमा कीजिए, आपको डॉक्टर अवेलेबल है ऑनलाइन। अभी कोरोना में बहुत ज्यादा हुआ ना, कोविड में डॉक्टर लोग घर से निकलते नहीं थे, बहुत सारे डॉक्टर, क्योंकि उनको भी सेव करना अपना। वो हॉस्पिटल जाएंगे, फिर आपके घर तो वो कॉल पर नहीं आ पाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा, या तो हो सकता है क्लिनिक बंद है, तो आप कैसे आप सजेशन लेंगे, तो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन उनका फी जमा कीजिए और आपको वो व्हाट्सएप से बताएंगे, ठीक है ये सब जांच करा लीजिए और उसको व्हाट्सएप कीजिए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। असेंडिंग, ये सॉर्टिंग हम लोग जनरली जब आप एक्सेल वर्ड कहीं पर भी आप जब डेटा रिलेटेड वर्क करते हैं, चाहे वो डेटा आपका स्ट्रिंग हो या न्यूमेरिक हो, तो सॉर्टिंग करते हैं, ये पहले से भी आप करते आ रहे हैं, अल्फाबेटिक A to Z 0 to 9 9 to 0, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्टिंग हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि हाई से लो जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर, लो से हाई जाना है। तो A to Z में अगर आप जा रहे हैं तो A to Z आपका हाई टू लो टू हाई है या हाई टू लो है। ए का वैल्यू आपका जो है, हाँ अल्फाबेट में 1 नंबर पाएगा, 26 लेटर में से 1 नंबर पाता है तो लो है, और जेड आपका 26 पर आता है। तो A to Z इसलिए आप देखेंगे कि जो सॉर्टिंग जब हम लोग करते हैं तो एक्सेल सीट में भी यहाँ पर A to Z, और ये जो आपका सॉर्टिंग देखिए यहाँ पर A to Z है, तो A to Z Z to A, यानी सॉर्ट A to Z ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और सॉर्ट Z to A ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो Z to A से ही ये एनालाइज कर लिया जाता है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर केवल न्यूमेरिक का नहीं होता है, अल्फाबेट भी। आप जब डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें सॉर्टिंग किस तरह से होता है डेटा, जैसे अभी हम लोग ये डिक्शनरी सॉर्टिंग देख रहे हैं A to Z का। तो डिक्शनरी में जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या है, ए का पहले आपका जितना भी वर्ड है वो आता है, फिर बी का आता है, फिर सी का। ए में भी ए के बाद अगर ए से कोई लेटर बन रहा है, वर्ड बन रहा है, तो ए के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा, इस तरह से। तीसरा कैरेक्टर को भी देखिए, तीसरा कैरेक्टर में भी अगर कोई ए बी के बाद ए आने वाला है तो उससे बनेगा, ए के बाद बी आने वाला है, तो इस तरह से हर कैरेक्टर का A to Z तक कोई भी अगर लेटर यूज करके वर्ड बनना है तो उसी हिसाब से रेडिक्स सॉर्टिंग किया जाता है। डिक्शनरी ऑर्डर सॉर्टिंग भी उसको बोल सकते हैं। तो टुडे विल डिस्कस द ए, बट यू जस्ट गो थ्रू द ऑल। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, पार्ट 1 2 3 से, बट यू जस्ट गो थ्रू ऑल वर्ड रिलेटेड टू द पर्टिकुलर। सर इसमें से सर बेसिक्स जैसे क्वेश्चंस आएंगे जो सर हाँ यूजेस है सर। बेसिक जैसे जो हमने यूज किया, Yes, sir. जैसे हमने जो यूज किया एक्सेस, हमने यूज किया एल्गोरिथम, हमने यूज किया एंटीवायरस। फ्लो चार्ट, हाँ ये सारे चीज पूछे जा सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है उस तरह का क्वेश्चन इससे नहीं होगा, तो इसको आप देखना है आपको। इसमें से आप खुद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि कौन कौन सा फ्रिक्वेंटली यूज अभी तक हो चुका है, वो आप जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके।